So our today's lecture is lecture number 15, and we will today cover the modern materials, ceramics, and then we will go toward the antibiotics and vaccines. तो उनकी तरफ भी हम जाएंगे, आज थोड़ा सा उनको भी टच देंगे। बेसिकली तो वो जो है बायो का पार्ट है, लेकिन वो मिसिंग हो गया था और इसी में लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया था, तो मैंने इसी में रखा उसको। बट पहले हम सिरेमिक्स की तरफ चलते हैं। सिरेमिक क्या होता है? इट इज एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड मेड अप ऑफ क्ले दैट हैव बीन शेप्ड एंड देन हार्डन्ड बाय हीटिंग टू हाई टेम्परेचर। ये एक ऐसा इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होंगे। नॉन मेटालिक सॉलिड है जो क्ले का बना है, जिसको शेप किया गया है, फिर उसको हार्ड किया गया है। किस तरीके से हार्ड किया गया है? उसको इतना हाई टेम्परेचर से हीट किया गया है, उसको हार्ड किया गया। अब इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आ जाते हैं? ब्रिक्स आ जाती हैं, प्लेट्स आ जाती हैं, ग्लासेस आ जाती हैं। तो ब्रिक्स आप देखते हैं कि वो भट्ठे होते हैं, उनके भट्टियां होती हैं जिनमें उनको प्रॉपर आग जला के जो है हार्ड किया जाता है। ठीक है, सो they are hardened by increasing the temperature. Then किस तरह बनाया जाता है? ट्रेडिशनल एक मेथड है फायरिंग। फर्स्ट मेथड ये है कि एक ग्राउंड को, फर्स्ट स्टेप जो है इस मेथड का, कि ग्राउंड को डिग किया जाता है, खोदा जाता है, फिर उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, क्ले को, फिर उसको एक इस तरह सांचे में शेप दी जाती है। एक सांचे होते हैं प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूशन मशीन्स, तो बेसिकली उसको इस तरह स्क्वीज करती हैं कि वो जो है वो एक शेप में ढल जाता है, एक सांचे में ढल जाता है। फिर उसके बाद मटेरियल्स आर लेड इन ऑटोमेटिकली रोटेटिंग मोड। ठीक है, तो रोटेटिंग मोड में मटेरियल्स जो हैं वो आते रहते हैं, मिक्स होते रहते हैं, जो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिगरिंग इसको कहते हैं। फिर उसके बाद पाउडर्ड सिरेमिक मटेरियल इज देन हीटेड। अब इस मटेरियल को हीट किया जाता है, फिर उसको प्रेस टू फ्यूज द मटेरियल टू शेप। हॉट प्रेसिंग भी की जाती है कि पाउडर जो फॉर्म थी उसको अब सॉलिड फॉर्म में चेंज करना है। किस तरह चेंज किया जाता है? हीट किया जाता है और उसको प्रेस किया जाता है कि वो उस शेप में ढल जाए। तो इस तरह करके सिरेमिक्स बनते हैं। प्लास्टिक्स हो, आप प्लेट्स देखते हैं, प्लास्टिक की ट्रेस देखते हैं, बाकी मटेरियल्स देखते हैं, तो उनको प्रॉपर एक सांचे में ढाला जाता है। अब इनकी अगर प्रॉपर्टीज हम देखें तो ये क्या है? हार्ड है, स्ट्रॉन्ग हैं और वियर रेजिस्टेंट, टूटते नहीं हैं। ड्यूरेबल है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स हैं कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। इनको जंग नहीं लगता, कोरियन रेजिस्टेंट हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन इन पे इफेक्ट नहीं करता, इनर्ट होते हैं, इनर्ट टू केमिकल रिएक्शन। देन थर्मल इंसुलेटर भी हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी हैं कि इन पे टेम्परेचर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करता फ्रॉम अ सर्टेन पोजीशन। और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी हैं कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और मैग्नेट भी इनके साथ अटैच नहीं होता। देन कम ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट, इनको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, इनमें ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती। देन दे आर ब्रिटल। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं किसकी? सिरेमिक्स। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ब्रिटल होते हैं, वियर रेजिस्टेंट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और इन पे कोई केमिकल रिएक्शन, कोई ऐसी चीज इफेक्ट नहीं करती। कोरियन भी इन पे इफेक्ट नहीं करती, कोरियन रेजिस्टेंट भी होते हैं। देन कम्स द, अब इनकी क्लासिफिकेशन, इनको डिवाइड किस तरह किया गया? ऑन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, इनके कामों की बिना पे। ट्रेडिशनल सिरेमिक्स को मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं, आप अपने मोबाइल्स पे जूम आउट करें
तो आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल सिरेमिक्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया है व्हाइट वेयर्स, स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स, ब्रिक एंड टाइल, एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज, सीमेंट। तो इनको डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ फॉर्म। लेकिन जो एडवांस्ड सिरेमिक्स हैं, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना और एडवांस्ड का मतलब कि जो नए दौर में चल रहा है, उसमें सिरेमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, इलेक्ट्रो सिरेमिक्स एंड एडवांस्ड टेक्सटाइल सिरेमिक्स। अब इलेक्ट्रो सिरेमिक्स जो है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट, पैकेज सिरेमिक्स, कैपेसिटर्स, डाई इलेक्ट्रिक, पाइजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक्स, मैग्नेटिक सिरेमिक्स, ऑप्टिकल सिरेमिक्स एंड कंडक्टिव सिरेमिक्स। और एडवांस्ड को हम देखें तो न्यूक्लियर सिरेमिक्स, बायो सिरेमिक्स, ट्राइबायोलॉजिकल, वियर रेजिस्टेंट सिरेमिक्स एंड ऑटोमोटिव सिरेमिक्स। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, आपको इन नामों का नहीं पता होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है आपको ये नाम याद करने की, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल और एडवांस्ड होते हैं। और एडवांस्ड को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं दो टाइप्स, इलेक्ट्रो में और एडवांस्ड स्ट्रक्चरल सिरेमिक्स में। सो दिस इज योर कंसर्न। देन प्लास्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल जिनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में शेप किया जा सकता है हीट करके, जो पहले आपको बात बता। अब बेसिकली ये जिन चीजों के बने होते हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये लाइटर होते हैं देन मैनी मटेरियल्स ऑफ कंपेरेबल स्ट्रेंथ। कि अगर सेम स्ट्रेंथ के दो मॉलिक्यूल्स, दो जो मटेरियल हैं वो रखे जाएं, एक आप चीनी का या पत्थर का बर्तन रख लें उसी स्ट्रेंथ का, और एक का प्लास्टिक का रख लें, तो प्लास्टिक वाला लाइटर होगा। उसके बाद ये रस्ट या रॉट नहीं करते, कोरियन रेजिस्टेंट होते हैं, इनको कोई जंग नहीं लगता, एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी कलर्स आर ट्रांसपेरेंट। इनको कलर्स में भी ढाला जा सकता है और ट्रांसपेरेंट भी रखा जा सकता है, जस्ट लाइक वाटर, जितना वाटर ट्रांसपेरेंट है। इनकी मेटल से भी डेंसिटी कम है। देन दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, के इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास नहीं हो सकती, और टेम्परेचर्स को भी ये विथस्टैंड करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। केमिकल स्टेबल हैं केमिकली और नॉट ब्रिटल। सो इनकी टाइप्स की तरफ अगर हम आए तो टाइप्स में आप देख रहे होंगे थर्मोप्लास्टिक हैं और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिपीटेडली सॉफ्टेंड बाय हीटिंग एंड हार्डन्ड बाय कूलिंग। ये अगर आप इनको हीट करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इनको फिर आप किसी भी शेप में ढाल सकते हो, लेकिन अगर आप कूल करोगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। और इनकी एग्जांपल्स में पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन। तो इनकी तीन एग्जांपल्स हैं, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टाइरीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये वो प्लास्टिक हैं जिनको एक दफा एक शेप में अगर कन्वर्ट कर दिया गया है, अगर एक शेप में इनको मोल्ड कर दिया गया है, तो इनको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। आप इनको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। Those plastics which can be molded once and cannot be remolded again and again, कि आप दोबारा उनको किसी और शेप में चेंज नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स में आता है एपॉक्सी, अनसैचुरेटेड पॉलीस्टाइरीन, फेनोलिक्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो आपको इनका डेफिनेशनल डिफरेंस पता होना चाहिए, और दूसरी जो चीज आपको मस्त पता होनी चाहिए वो ये है कि इनकी एग्जाम्पल्स, मोस्टली पेपर में क्या होता है कि एग्जाम्पल दी जाती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या ये पूछा जा सकता है कि पॉलीइथाइलीन इज अ,
आपको दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब इनके लिमिटेशंस क्या हैं या हैजर्ड्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं प्लास्टिक्स। केमिकल्स इन प्लास्टिक्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ह्यूमन बॉडी। जो प्लास्टिक्स के अंदर केमिकल्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी जब कोई चीज एक प्लास्टिक के बर्तन में खाएगा कोई इंसान तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। प्लास्टिक डेब्रिस ऑफन इंजेस्टेड बाय एनिमल्स वाइल्ड लाइफ पॉइजनिंग। डेब्रिस है प्लास्टिक का, वो एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं और ये वाइल्ड लाइफ की पॉइजनिंग का बायस बनता है। जो जंगली हयात हैं, जो जंगलों में जानवर रहते हैं, उनके लिए बड़ी पॉइजनिंग का बायस बनता है। उसके बाद प्लास्टिक बरीड डीप इन लैंडफिल्स कैन रीच इट्स केमिकल इन ग्राउंड वाटर। जब लैंडफिल में जो प्लास्टिक जाया हो जाता है या जिसकी जरूरत नहीं होती तो क्या जाता है कि गड्ढा खोदा जाता है, उसमें वो चीजें रखी जाती हैं, फिर ऊपर से बंद किया जाता है। लेकिन उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो अंदर ग्राउंड वाटर में लीच कर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। जब वो पास आउट हो जाते हैं तो ग्राउंड वाटर जो पानी है जेर जमीन उसको डिस्टर्ब करता है। ऑयल यूज किया जाता है इनमें जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का बायस बनता है। उसके बाद प्लास्टिक को अगर बर्न करोगे तो फ्यूम्स जो उसकी जो धुआं है वो बड़ा टॉक्सिक होगा, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एडवांटेजेस क्या हैं पॉलीथाइलिन की अगर बात करें तो ये मोस्टली यूज प्लास्टिक है क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है, फ्लेक्सिबल है, टफ है, केमिकल रेजिस्टेंट है। फ्लेक्सिबल है, जिसको जिस शेप में मोल्ड करना हो सकता है। टफ भी है, केमिकल रेजिस्टेंट है, केमिकल्स इस पे इफेक्ट नहीं करते। इसको मोल्ड किया जा सकता है बॉटल्स में, प्लास्टिक टाइज में, बैग्स में। उसके बाद पीवीसी, जिसको हमने बताया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये पाइप्स बनाने के काम आता है, कंपैक्ट डिस्क्स उनके बनाने में और कंप्यूटर केसिंग्स उनके बनाने में ये काम आता है। देन कम्स द पॉलीस्टाइरीन, ये टाइज जो खिलौने होते हैं, मॉडल एयरक्राफ्ट किट्स एंड बॉल पॉइंट्स, ये तीन चीजें ये बनाता है। देन कम्स एपॉक्सी। एपॉक्सी आपको मैंने बताया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसकी एरोस्पेस इंडस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि टफ होता है और एक्सट्रीमली वेदर रेजिस्टेंट होता है। इस पे कोई वेदर इफेक्ट नहीं कर सकता और ये शेक भी नहीं करता क्योंकि ड्राई होता है, और है भी थर्मोसेटिंग कि ये दोबारा अपनी शेप को मोल्ड नहीं करेगा। तो इसलिए इसको एयर स्पेस इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहां पे एयरप्लेन्स बनते हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड पॉलीस्टाइरीन, इसको प्रोडक्ट्स में मोल्ड किया जाता है जैसा कि शावर फ्लोर्स, स्मॉल बोट हल्स एंड रूफिंग मटेरियल। छत का जो सामान होता है, छत में जो चीजें यूज होती हैं उनमें। फेनोलिक्स, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट हैं, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट, और ये किन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, रेडियो एंड टेलीविजन केसिंग्स। तो इनके बनाने में क्या यूज होता है, फेनोलिक्स, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड वन, वो है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है, a method of stimulating resistance in the human body to a specific disease। कि बेसिकली एक डिजीज के खिलाफ कोई ऐसी चीज इनाकुलेट कर देना बॉडी में जो उसको रेजिस्टेंट बना दे, उस बॉडी को रेजिस्टेंट बना दे उस बीमारी के खिलाफ, इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या है, अगर वैक्सीन को हम डिफाइन करें, वो है एक बायोलॉजिकल प्रेपरेशन जो इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है। तो पार्टिकुलर डिजीज, एक पार्टिकुलर डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करती है, कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है। अब वैक्सीन वर्क किस तरह करती है,
ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है ताकि क्या प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज विदाउट एक्चुअली इन्फेक्टिंग अस विद डिजीज। ये हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, वो क्या प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। किनके खिलाफ? कुछ जरासीम होते हैं जिनको एंटीजेंस कहते हैं, उनके खिलाफ ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे कि उनसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। वैक्सीन ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम को इतना तैयार कर देते हैं कि वो अपनी एंटीबॉडीज एक डिजीज के खिलाफ बना लेता है ताकि जब भी कोई वो इन्फेक्शन आए तो उसके खिलाफ वो लड़ने के काबिल हो। इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद इफ द वैक्सीनेटेड पर्सन then comes to contact with disease itself, the immune system will recognize it and immediately produce the antibodies। तो इम्यून सिस्टम जब भी कोई डिजीज वो आएगी, वो जरासीम आएंगे, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा उन एंटीजेंस को, और उनके खिलाफ क्या जो एंटीबॉडीज बनाई हैं बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने, वो फाइट करेंगे। फिर उसके बाद आता है डिलीवरी सिस्टम। अब बेसिकली ओरल वैक्सीन भी आ रही हैं, पहले इंजेक्टेबल वैक्सीन भी थी जो इंजेक्शन के जरिए दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो एक नया वैक्सीनेशन सिस्टम आ रहा है उसमें यह है कि ओरल वैक्सीन भी आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये बता दूं कि किसने वैक्सीन फर्स्टली प्रिपेयर की। 1885 में लॉइस पास्चर, उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, जो बावले कुत्ते होते हैं वो काट जाए अगर इंसान को तो ये फैटल हो जाता है हेल्थ के लिए भी और लाइफ के लिए भी। फॉर यंग बॉय हु हैज बीन बिटन 14 टाइम्स बाय रैबिट डॉग, उसको हल्के कुत्ते ने काट दिया था, उसके खिलाफ वैक्सीन बनाई ताकि इससे बचा जा सके। तो 1885 में ये आपको पता होना चाहिए, मस्ट पता होना चाहिए। अब वैक्सीन की कुछ टाइप्स होती हैं, हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है लाइव एटेन्युएटेड वीकेंड वैक्सीन। कि लाइव वायरस जो है वो वैक्सीन में यूज होता है, और इसको ऐसे इंडिविजुअल्स को नहीं देना चाहिए जिनका इम्यून सिस्टम वीकर है या कंप्रोमाइज्ड है। जो बूढ़े लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर है, उनको ये लाइव जरासीम के एक बीमारी के वीकेंड लाइव जरासीम होते हैं, जिंदा होते हैं, वो दिए जाते हैं ताकि ये स्टिमुलेट करें, इनको रिकॉग्नाइज कर ले बॉडी, और अगर ये इनके जो स्ट्रेंथन्ड एजेंट्स हैं वो आए तो उनके खिलाफ लड़ा जा सके। लेकिन जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पीपल होते हैं, जो इम्यून सिस्टम जिनका कमजोर होता है, उनके अंदर जब ये जाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये डिजीज इटसेल्फ कॉज कर दें। उसके बाद किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये वायरसेस और बैक्टीरिया यूज्ड इन सम वैक्सीन्स एंड इज जनरली सेफ फॉर दोज विद वीकेंड और डैमेज। तो इसमें उस वायरस को किल करके बॉडी में डाला जाता है ताकि बॉडी रिकॉग्नाइज कर ले कि इस तरह का जरासीम आ सकता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाए। तो ये उन लोगों के लिए भी सेफ है जिनका वीकेंड या डैमेज इम्यून सिस्टम। फिर कुछ वैक्सीन होती हैं टॉक्साइड्स, जो बेसिकली टॉक्सिन जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं, उनको इनएक्टिवेट किया जाता है ताकि वो वैक्सीन की फॉर्म में आए, और उनको कहते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। उसके बाद आती है कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिनमें बैक्टीरिया का कुछ पार्ट होता है, कुछ प्रोटीन का पार्ट होता है, उनको कंबाइन किया जाता है, तो कॉन्जुगेशन से ये वैक्सीन बनती हैं जिनको कहते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। सही है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स पे आ जाए। एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन लाइफ, कि लाइफ या बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज की जाती हैं, जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, जो केमिकल कंपाउंड यूज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स।
ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं, खत्म करते हैं किसकी ग्रोथ को, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ। अब एंटीबायोटिक्स इस तरह काम करते हैं, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं बाय डिस्टर्बिंग वन ऑफ द प्रोसेसेस दे नीड टू सर्वाइव। ये बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई करने से स्टॉप कर देते हैं। अब कुछ एंटीबायोटिक्स मैं आपको बताऊं बैक्टीरियोसिडल होती हैं, कुछ होती हैं स्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक। सीडल होती हैं बिल्कुल खत्मा कर देती हैं बैक्टीरिया, कुछ होती हैं स्टैटिक जो उसको रोक देती हैं। अब साइड इफेक्ट्स अगर देखें एंटीबायोटिक्स का, फर्स्ट साइड इफेक्ट ये करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ये निजाम पे इफेक्ट करती हैं। और ये इशू आता है आउट ऑफ 10 1% को, अगर 10 बंदे एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उनमें से एक बंदा ये कंप्लेन करेगा दैट इट्स हिज डाइजेस्टिव सिस्टम वाज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये हैं, सिक फील करता है, डायरिया होता है, ब्लॉटिंग एंड इंडाइजेशन, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो बेसिकली ये इश्यूज भी एंटीबायोटिक्स लेने से आ सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, आपको नाम तो मस्ट पता होना चाहिए, एक्शन भी पता होना चाहिए, बट नाम मस्ट पता होना चाहिए। पेंसिलिन, पेंसिलिन भी एंटीबायोटिक है, सेफलोस्पोरिन भी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो ये हैं बेसिकली एंटीबायोटिक्स की टाइप्स। अब अगर हम पेंसिलिन को देखिए, ये किसके लिए यूज होता है, सर्टेन infections such as skin infections, chest infections, urinary tract infections। तो 3 टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हैं, 3 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। देन कम सेफलोस्पोरिन्स, ये सीरियस इन्फेक्शंस को, जो बहुत सीरियस इन्फेक्शंस होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये भी इलनेस, सीरियस इलनेस को जो है हॉस्पिटल में ये यूज होता है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट बहुत सीरियस साइड इफेक्ट काज कर सकता है। हियरिंग डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है। टेट्रासाइक्लिन, ये वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, मतलब काफी इन्फेक्शंस जो हैं ये ट्रीट कर सकता है। मैक्रोलाइड्स, ये लंग्स और चेस्ट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। देन फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है जो काफी ज्यादा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ सकता है, जो वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ सकता है, इसको कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। उसके बाद इनका यूज क्या है, सेल्फ मेडिकेशन जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, सेल्फ मेडिकेशन अगर करेगा इंसान, खुद ही ले लेगा, कोई मसला बना एंटीबायोटिक उठा के ले लेता है, उसके साइड इफेक्ट ये होगा कि नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो हैं ये यूजफुल बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, जिसकी जरूरत होती है इंटेस्टाइन में, माइक्रोफ्लोरा वगैरह की, उसको भी किल करता है। तो इसलिए ये बैक्टीरियल फाना, इंटेस्टिनल बैक्टीरियल फाना के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। और उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक द पैथोजन रेजिस्टेंट, पैथोजन रेजिस्टेंट बना देता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज के। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर कोई पैथोजन अटैक करता भी है आपकी बॉडी पे तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव। Taking antibiotic too often or for the wrong reason can change bacteria so that antibiotic don't work against them. This is called bacteria resistant or antibiotic resistant. तो बेसिकली आप ज्यादा अगर एंटीबायोटिक्स लेते हो, आप ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते रहते हो, तो आपकी बॉडी बैक्टीरियल रेजिस्टेंट हो जाएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी। अगर आप फिर कोई एंटीबायोटिक लोगे उसका आपकी बॉडी पे इफेक्ट ही कोई नहीं आएगा, उसका उस जरासीम के खिलाफ लड़ाई कोई नहीं होगी, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी। तो इस वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत ज्यादा है।
और सेल्फ मेडिकेशन होती है। यूजिंग एंटीबायोटिक टू ट्रीट माइनर कंडीशन दैट कुड हैव गॉट बेटर एनीवेज, ये इसने क्या काज किया है, emergence of superbugs. These are strains of bacteria that have developed resistance to many different types of antibiotics and cause death worldwide. तो यही रेजिस्टेंस है, जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स यूज किया जा सकता है किसी बैक्टीरिया के खिलाफ। तो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ही हो जाए बॉडी, तो फिर किस चीज को यूज किया जा सकता है अगेंस्ट दैट पैथोजन। अब ये किस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है? एंटीबायोटिक्स आर ओनली एबल टू किल सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ स्ट्रेन्स जो होती हैं, हर एंटीबायोटिक का डिफरेंट रोल होता है कि वो कुछ बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली किल करता है। बैक्टीरिया विद सर्टेन ट्रेट सर्वाइव, these bacteria are now able to multiply and colonize. अगर आप एंटीबायोटिक देते हो, अगर आपकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गई है, बायोटिक रेजिस्टेंट हो गई है, बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट हो गई है, तो आपका वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा अपने सिमिलर रेट्स। उसके बाद आ जाती है जी एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में डिफरेंस। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में डिफरेंस क्या? फर्स्ट डिफरेंस है कि वैक्सीन जो हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बॉडी को। ये डेड और इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के खिलाफ। एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये है कि वैक्सीन मोस्टली दी जाती है किसी डिजीज से पहले अगेंस्ट वायरस, कि वो वायरस अगर आएगा उस बॉडी में उससे पहले ही दे दी जाती है ताकि एक बेसिकली एंटीबॉडीज तैयार हो। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डिजीज के अंदर दी जाते हैं ताकि इन्फेक्शन को खत्म किया जाए। वैक्सीन बेसिकली वायरस को किल करती है और एंटीबायोटिक्स किल करती है बैक्टीरिया को। वैक्सीन जो है उसको एक दफा दिया जाता है, उसका परमानेंट इफेक्ट होता है। एंटीबायोटिक्स जो है लाइफ टाइम ऑफ डिजीज जो है, ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिजीज वो चलता रहता है। वैक्सीन हम ओरली भी दे सकते हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स हम टैबलेट्स की फॉर्म में दे सकते हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्टिबल्स की फॉर्म में दे सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। देन द वैक्सीन जो हैं ये प्रिवेंटिव मेथड है कि एक डिजीज से पहले ही हम दे देते हैं, दैट इज टेकन बिफोर गेटिंग इन्फेक्टेड। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम इन्फेक्शन के बाद देते हैं। और वैक्सीन जो है एलर्जिक रिएक्शंस काज कर सकती हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स जो हैं डायरिया हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। देन अगर हम एक और चीज हमने टॉपिक कवर करना है, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो जड़ी बूटियां उगती हैं जमीनों में उनको जो किल करते हैं उनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड। इंसेक्ट, एनिमल, फंजाई, वीड आर कॉल्ड पेस्ट। जब उनका नंबर इतना नंबर इंक्रीज कर जाए वो ह्यूमन बीइंग के लॉस, इकोनॉमिक लॉस का सबब बने, माशी तौर पे लॉस का सबब बने, उसको हम पेस्ट कहते हैं। और पेस्टिसाइड ऐसा सब्सटेंस है जो पेस्ट के एक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। अब इनके टारगेट की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इंसेक्टिसाइड्स हैं कि इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, रोडेंटिसाइड्स हैं कि रोडेंट्स को, जिस तरह के रैट्स हैं, माउस हैं जो किसी भी फसल के लिए सही नहीं होते। उसके बाद नेमेटोसाइड्स, नेमाटोड्स को, पैरासाइट्स जो होते हैं उनको किल करेगा। उसके बाद फंजीसाइड्स, फंजाई को किल करेगा। वीडीसाइड, वीड्स को किल करेगा। हेर्बिसाइड, अनवांटेड प्लांट्स को किल करेगा। लेकिन अगर केमिकल नेचर इनकी देखी जाए तो इनकी दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक में आपको पता है कार्बन आएगा, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बेसिक है और ये कम्प्लेक्स इन नेचर होगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में सल्फर और लाइम मौजूद होंगे उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और सिंपल इन नेचर होगा। उसके बाद हैजर्ड्स क्या है? हैजर्ड्स क्या है? ये पेस्टिसाइड्स जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को किल करते हैं, पहली बात। उसके बाद ये जो जेरे जमीन पानी होता है उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। उसके बाद ह्यूमन फीड में भी पेस्टिसाइड्स का कुछ
आ सकता है, क्योंकि जब आप फसल पे स्प्रे करते हो तो वही फसल जब आप उगा के खाते हो तो उसमें वो कंटेंट मौजूद होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन, इधर बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन और इनडायरेक्ट, ये स्किन कैंसर काज कर सकता है। और ये पेस्टिसाइड जो हैं ये डिग्रेडेबल का मतलब ये है कि इजीली डिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब एक इन्वायरमेंट से इनको डिग्रेड खत्म नहीं किया जा सकता। जब एक दफा स्प्रे किया कर दिया जाता है, इनको खत्म नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। उसके बाद इंसेक्टिसाइड जो हैं, इंसेक्ट को किल करने वाले केमिकल्स हैं, फ्रूट्स में एंटर हो जाते हैं, और इस वजह से जब फ्रूट्स एक ह्यूमन बीइंग खाता है तो वो ह्यूमन बीइंग में चले जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ पे इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है। शॉर्ट टाइम इम्पैक्ट, हेडेक हो सकता है, नादिया हो सकता है, या क्रॉनिक इम्पैक्ट भी हो सकता है, कैंसर, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, एंडोक्राइन डिसरप्शंस। तो ये भी इश्यूज हो सकते हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर था, उसमें हमने काफी चीजें पढ़ी। पहले हमने सिरेमिक्स पढ़े, फिर हमने प्लास्टिक्स पढ़े, फिर हमने बायोटिक्स एंड वैक्सीन्स पढ़ी, में डिफरेंस किया, एंड देन अब हमने पेस्टिसाइड्स को पढ़ा। सो इट वाज अ वेरी बेस्ट लेक्चर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।